नमस्कार, स्टार इंडिया रेडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आकाशदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी चुनावी माहौल दिल्ली में बहुत ऊंचे लेवल पे चल रहा है और विधानसभा चुनाव का जो तारीख है वो 5 फरवरी की है, बहुत नज़दीक है और ज़ोरों शोरों से सारे प्रत्याशी, चाहे आप बीजेपी के देख लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस या निर्दलीय, ज़ोर शोर से अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस बार तो हम जनता से ही पूछेंगे, जनता से ही जानेंगे कि हर विधानसभा में जनता का मैंडेट क्या है। इसी क्रम में हम लोग अभी मुंडका विधानसभा में आए हुए हैं और ये परवेज साहिब सिंह वर्मा जो थे, उनके नाम पे ये जो देख रहे हैं आपका ज़मीन ये बनी हुई थी, अलॉट हुई है। पूर्व दिल्ली के सीएम भी रह चुके हैं, तो उनके नाम पे ये ज़मीन सारी अलॉट हुई थी। उसी हम ग्राउंड से मुंडका विधानसभा की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पे मुंडका विधानसभा से हमारे साथ अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो अभी जुड़ेंगे, उनसे हम अंदर चलेंगे। ये हम जो जंगल एरिया है ये भी देखेंगे। अभी जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं अंदीप राज दराल, उनसे हम लोग अंदर मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे भी, उनके मुद्दे भी जानेंगे और उनके साथ साथ यहाँ जो क्षेत्र की समस्या है वो भी कवर करेंगे, वहाँ भी जाके देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए दिल्ली की चुनावी हलचल में, दिल्ली के समाचारों के लिए स्टार इंडिया रेडियो दिल से दिल तक। और यहाँ से जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है अंदीप राज दराल जी, वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे और आपको मैं दिखा दूं कि आप सोच रहे होंगे कि ये आज हम जंगल से क्यों शूट कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो अभी खुलासा होगा कि हम लोग जंगल से क्यों शूट कर रहे हैं। ये आप पूरा एक बार जंगल ठीक से देख लीजिए। ये 88 एकड़ का जंगल है और काफ़ी साल पुराना है और यहाँ पे इसी तरीके से जंगल है, जंगल छोड़ा हुआ है। तो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अंदीप राज दराल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में। नमस्कार मेरे दिल्ली वासियों जी, आप जैसे मुंडका विधानसभा से खड़े हैं, आपका सबसे पहले क्या क्या मुद्दे हैं, कि किस मुद्दे पे आप राजनीति में आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, अपने बारे में बताएं कुछ। मैं बताता हूँ। मेरा 8 महीने पहले राजनीति से कोई संबंध नहीं था, ना मेरी कोई ऐसी इच्छा थी कि मैं कभी चुनाव लड़ूंगा। किंतु इन 8 महीनों में मैं दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पहली बार मैंने नामांकन किया था लोकसभा इलेक्शन के लिए 2024, जो मेरा नामांकन रद्द हो गया था। दूसरी बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ दिल्ली विधानसभा के लिए एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। मेरी कुछ मांगे हैं शिक्षा की, चिकित्सा की, उत्तम खेल परिसरों की, अच्छे रोडों की, पर्यावरण प्रदूषण मुक्त वातावरण की चीज़ें सर दिल्ली में ऑलरेडी हो रही है ना। जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बोलती है कि हमने शिक्षा को बेहतर किया है, स्वास्थ्य को फ्री स्वास्थ्य हमने सबको दिया है, ट्रांसपोर्ट हमने बेहतर किया है, फ्री मुफ्त जो महिलाओं के लिए टिकट की है। तो ये सब तो वो पहले ही कहते हैं कि हमने किया ऑलरेडी। ये देखिए, वो कह रहे हैं शिक्षा को। दिल्ली में लगभग 1230 सरकारी स्कूल हैं। लगभग आप सरकार के यानी केजरीवाल की पार्टी के लगभग 200 सांसद, विधायक और पार्षद है दिल्ली में। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी ऐसा स्कूल है, सरकारी स्कूल, जिसमें उनके एक भी सांसद, विधायक या पार्षद के बच्चे पढ़ते हों? क्या एक भी ऐसा सरकारी स्कूल है जिसमें उसके सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ते हों? जब तक वो एक समान शिक्षा नहीं दे पाएंगे, जहाँ सांसद के बच्चे, विधायक के बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे एक साथ नहीं पढ़ सकते, तो उस शिक्षा देने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ शिक्षा के नाम पर ढोंग है, शिक्षा के नाम पर छलावा है। जैसे ये आज हम जंगल से शूट कर रहे हैं, तो इस जंगल के बारे में आप ही बेहतर बता सकते हैं, तो बताएं इसके बारे में। मैं आपको बताता हूँ। यह जगह 88 एकड़ की है। माननीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने, जब बीजेपी सरकार थी, लगभग 25 वर्ष पूर्व, इस ज़मीन का अधिग्रहण किया था। ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। उनका एक सपना था देश को, दिल्ली को और देश को खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का सपना था। युवा भारतीय के अंदर जो जोश है उड़ने का, उसको पंख लगाने का। आज 30 वर्ष बाद जो सपना था, आप देख सकते हैं, सिर्फ सपना ही रह गया। और यहाँ पर पिछले 25 साल से, पहले कांग्रेस सरकार, अब आप सरकार, एक सिंपल रेस ट्रैक तक नहीं बनवा पाई। ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये यहाँ पर सुबह बच्चे आते हैं अपने घूमने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। ये सारा अरेंजमेंट उन्होंने खुद
अपने पैसे मिलाकर कंट्रीब्यूट कर कर ये सारा अरेंजमेंट उन्होंने खुद किया है। किसी सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। आगे हनुमान जी की मूर्ति भी लगी, आगे हनुमान जी की जो मूर्ति लगाई है ये उन्हीं बच्चों ने लगवाई है। ये 88 एकड़ यहाँ पर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे, किंतु राजनीति पलटी, सरकार पलटी, सोच पलटी। जो देश को एक भविष्य मिलना चाहिए था इस जगह से, वो जगह जगह है यहाँ पर। अब आपको दिखाई दे रहा है कि 25-30 साल बाद यहाँ पर सिर्फ जंगल जंगल है। अगर जो इस चीज़ को बनाया गया होता, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई होती, तो यहाँ पर आपको पेड़ों की जगह देश का भविष्य नज़र आ रहा होता। यहाँ पर आपको हज़ारों बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे होते। जो भविष्य राजनीति की भेंट चढ़ गया। हमें मतलब नहीं कि सरकार कोई है, किसने काम स्टार्ट किया। हम दिल्ली के आम नागरिक हैं, हमें वो काम मिलना चाहिए जो हमसे वादे किए गए। हमें हमारे बच्चों के लिए उत्तम खेल परिसर मिलने चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र का और अपने देश का नाम रोशन कर पाए। मुंडका विधानसभा की क्या क्या दिक्कतें आप समझते हैं, क्या क्या यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखी, और अगर आप जीतते हैं यहाँ से तो उस प्रॉब्लम को कैसे आप दूर करेंगे, क्या प्लान है आपके पास? मुंडका विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है कोई अच्छा स्कूल नहीं है। हमारे बच्चों को आज जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, हमारे पिताजी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर कंझावला पढ़ने जाते थे। आज 77 वर्ष बाद भी हमारे बच्चे हमारे गांव से दूर 15-18 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। कोई नजफगढ़ जाता है, कोई बहादुरगढ़ जाता है। उनका आने जाने में समय व्यर्थ होता है, 1-1.5 घंटा जाने का, 1-1.5 घंटा आने का। दूसरी समस्या है स्वास्थ्य की। पूरे मुंडका विधानसभा में एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है। अगर जो कोई भी इमरजेंसी होती है तो हमें उस पेशेंट को लेकर पीरागढ़ी क्रॉस करना पड़ता है। तीसरी समस्या है कोई खेल परिसर पूरे मुंडका विधानसभा में नहीं है। चौथी समस्या है सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप पूरे मुंडका विधानसभा क्षेत्र में जाइए, कहीं भी आपको एक भी ऐसा रोड नहीं मिलेगा जहां सड़कें टूटी ना हो। कई जगह तो आपको ऐसा मिलेगा कि जहां रोड में गड्ढों में आपको रोड मिलेंगे। नहीं, टूटी सड़कों के लिए तो मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोग आ रहे थे तो हम लोग खुद एक आगे बाइक के आगे गड्ढा आ गया, हम लोग खुद गिरते गिरते बचे हैं। तो ये तो मैं खुद ही मतलब एक्सपीरियंस है। आप ये देखिए, हमें सिर्फ वो एक गड्ढा दिखाई दे रहा है, बट उस गड्ढे के कारण क्या क्या दुर्घटना हो सकती है। उस एक गड्ढे के कारण आपका एक्सीडेंट हो सकता है, उस गड्ढे के कारण किसी की जान जा सकती है, उस गड्ढे के कारण डेली ट्रैफिक जैम होता है, उस गड्ढे के कारण आपका पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, जो टाइम हम अपने परिवार को देना चाहते हैं। अगर जो एक सिंपल सा गड्ढा बना दे, अच्छी रोड बना दे, तो इकोनॉमी रुक जाएगी। एक गड्ढे के कारण जो हॉस्पिटल्स के बिल बन रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, हॉस्पिटल चल रहे हैं, उस गड्ढे के कारण इंश्योरेंस कंपनियां चल रही हैं, उस गड्ढे के कारण जितनी आपकी ये सर्विस एजेंसी हैं, गाड़ियाँ ठीक करती हैं, उनके काम चल रहा है। अगर जो एक गड्ढा ठीक कर दे तो टाइम कम लगेगा और लोगों का जो मेहनत की कमाई है वो पैसा आपका ठीक जगह यूज़ होगा। तो आप भी मुंडका के रहने वाले हैं, तो आपने कभी यहाँ से जो विधायक हैं उनके पास ये सारी चीज़ें के बारे में नहीं बताया कि ये समस्याएं हैं, दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, या आपने कभी बोला या नहीं बोला? देखिए, पिछले 25 साल से सब कुछ बोल चुके, हर चीज़ कर चुके, बट किसी पे कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे सभी सरकार के जैसे अभी लास्ट टाइम मुंडका पिछले 3-4 साल से बंधक बना हुआ है। रोड अगर जो हमें सोचना पड़ता, मुंडका क्रॉस करना है तो 2 घंटे लगेंगे। अभी पिछले 5-6 महीने पहले LG साहब आए थे। अब आपने आते वक्त भी देखा होगा उस रोड में कोई सुधार नहीं है। आज भी वो रोड जैसे पहले टूटा हुआ था, 3 साल पहले टूटा हुआ था, आज भी वैसा का वैसा टूटा हुआ है। बताया था कि यहाँ पे एक फाटक है, फाटक के पास में बहुत जाम लगा है, तो अभी हम लोग वहाँ चलना चाहेंगे, फाटक के पास भी देखते हैं क्या व्यवस्था है। ठीक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम ये सारी समस्याएं मैं 30 साल पहले की बता रहा हूँ, जब मैं छोटा सुनता था कि ये चीज़ें होंगी, किंतु आज 30 साल बाद भी कोई वो सुधार नहीं हो पाया। यहाँ पर हम स्कूल जाते तो रास्ते में घेवरा फाटक पड़ती थी, तो वहाँ पे ना सुबह सुबह एक गैस की ट्रेन क्रॉस होती है, आज भी होती है वो ट्रेन। जब वो गैस की ट्रेन क्रॉस होती तो उसको क्रॉस करने में ना 1-2 घंटे का टाइम लगता। तो हमारा बस ड्राइवर क्या करता था, हमारी स्कूल की छुट्टी कर देता, क्योंकि 1-1.5 घंटा लगेगा, तो हमें घर पे वापस छोड़ देता। आज स्थिति ये है कि चाहे वो ट्रेन आए या ना आए, घंटों जाम घेवरा फाटक पर हर समय लगा रहता है। जो घेवरा से घेवरा मोड़ का सफ़र मात्र 2 मिनट का है, वो घंटों में तब्दील हो जाता है। और आप पूरी दिल्ली
पूरे भारत में चले जाइए, आपको एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि एक फाटक की वजह से 2 मिनट का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाए। आइए हम लोग वहाँ भी चलना चाहेंगे और वहाँ चल के इनके घेवड़ा फाटक पे देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हम लोग घेवड़ा फाटक पे हैं और अभी यहाँ से ट्रेन गई थी और ट्रेन जाने के बाद आप जो ट्रैफिक है वो देख सकते हो। और यहाँ हमने लोगों से सुना है, स्थानीय लोगों से, कि यहाँ कोई भी ट्रेन जाती है तो 1.5-2 घंटे लंबा जाम लगता है। और यहाँ से रोड की दूरी जो है 1 किलोमीटर है और 2-3 मिनट का रास्ता लगना चाहिए, वो 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। ये देख सकते हो आप, अभी भी देखा आपने फाटक खुला है तो किस तरीके से गाड़ी आ रही जा रही, कितना जाम लग रहा है अभी भी। ये घेवड़ा फाटक की समस्या पिछले 30 साल से है। यहाँ पे सुबह सुबह एक गैस की ट्रेन आती थी 30 साल पहले, जो आज भी आती है। उस गैस की ट्रेन की वजह से यहाँ पर घंटों का जाम लगा रहता था। कि आज स्थिति ये है, चाहे वो ट्रेन आए या ना आए, घंटों जाम आपको इस फाटक पर हमेशा मिलेगा। पूरी दिल्ली में आपको एक भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा जहाँ एक फाटक की वजह से घंटों जाम लगा रहे। आज तक सरकारें आती रही जाती रही, कोई भी सरकार इस समस्या का समाधान करने की इच्छुक नहीं है। आप देखिए, यहाँ से आगे चल के FCI का गोदाम है, रोड के दोनों तरफ उसके ट्रक खड़े रहते हैं, उसका समाधान नहीं किया जा रहा। ना यहाँ पे आने जाने वाले लोगों के लिए, घेवड़ा वासियों के लिए और उसके आसपास के जो गांव वासी हैं, उनको कोई सुविधाएं प्रदान की जा रही। सिर्फ 1.5 मिनट का सफ़र है घेवड़ा गांव से घेवड़ा मेट्रो स्टेशन का। वो 1.5 मिनट का सफ़र इस फाटक की वजह से घंटों में तब्दील हो जाता है। कोई इमरजेंसी हो तो वो आदमी अपने परिवार वाले को इस फाटक पर लेकर खड़ा रह जाता है, उसके हाथ में कुछ नहीं, कोई सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही। हम घेवड़ा वासी मुंडका क्षेत्र के, हम मुंडका विधानसभा से चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मुंडका विधानसभा में आए हैं और इसी विधानसभा में एक हम ऐसी जगह आए हैं, इस जगह को बोलते हैं कंझावला ग्रोथ सेंटर है। और मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि ये दिखाई, ये 200 एकड़ का ज़मीन है जो अलॉट हुआ था। आइए इसके बारे में जो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनसे हम लोग जानते हैं इसके बारे में, इसके पीछे क्या है, ये क्या चीज़ है, कब अलॉट हुआ था, कब बना था, कितना बड़ा है और इसमें क्या है अभी वास्तविकता, इसकी सच्चाई क्या है। ये 200 एकड़ का जो लैंड है, ये भी लगभग 30 साल पहले ही अधिग्रहण किया गया था। माननीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने इसका अधिग्रहण किया था। यहाँ पर ग्रोथ सेंटर बनाया जाना था और इसका उद्घाटन किया था हमारे राष्ट्रपति जी ने, KR नारायण, तब हमारे उस टाइम के राष्ट्रपति थे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक राष्ट्रपति आके किसी चीज़ का अनावरण करता है, उसकी नींव रखता है और दूसरी सरकार आके उसको राजनीति की भेंट चढ़ा देते हैं। हम भारी दिल्ली के साथ, हमारी सरकारें पिछले 25 साल से, चाहे वो कांग्रेस सरकार है चाहे आप सरकार है, सौतेला व्यवहार कर रही है। हम भारी दिल्ली वासियों को दिल्ली का निवासी नहीं समझा जाता, जबकि हम ही दिल्ली के मूल निवासी हैं। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब दिल्ली में सिर्फ गांव ही गांव थे। हम ही दिल्ली के मूल निवासी हैं, हम ही दिल्ली की पहचान थे। किंतु आज राजनीति के कारण हम भारी दिल्ली वासी, हम हमारी पहचान खो चुके हैं, हम दिल्ली के विकास में पिछड़ चुके हैं। ये जो ग्रोथ सेंटर बनाया जाना था, इसमें स्पोर्ट्स स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूल, काफ़ी चीज़ें बनाई जानी थी इस ग्रोथ सेंटर में। किंतु आप देख सकते हैं यहाँ आज 30 वर्ष बाद सिर्फ पेड़ ही पेड़ खड़े हैं, जंगल ही जंगल खड़ा है। जबकि यहाँ पर अगर जो डेवलपमेंट की गई होती तो आपको यहाँ पर देश का भविष्य नज़र आ रहा होता। तो यहाँ तो ताला भी बंद है, इसके अंदर कोई जा भी नहीं सकता, ताला भी लगा हुआ है इसमें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग मुंडका विधानसभा में आए हैं। मुंडका विधानसभा में एक जगह पड़ती है कंझावला। कंझावला हमने सुना था कि यहाँ पे जो यहाँ के किसान हैं वो काफ़ी दिनों से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसको जानने के लिए कि किन मुद्दों के कारण वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके क्या मुद्दे हैं, क्या वजह है जो धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हुए हैं, तो इसको जानने के लिए हम लोग कंझावला पहुँचे। यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो
ताऊ राम राम जी। राम राम। क्या मुद्दे हैं आपके, क्यों बैठे हैं धरना प्रदर्शन? मुद्दे भाई हमारे ये हैं कि सरकार जो है एक लैंड पुलिंग पॉलिसी सन 2007 में लेकर आई थी कि भाई दिल्ली का हम विकास जो है वो बहुत अच्छी तरह से एक इस पर ये ऐसा मॉडल तैयार करके देंगे अब जो है दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे। अच्छा, अब वो पॉलिसी 2013 में उसके ऊपर मोहर लगा दी गई लेकिन लागू नहीं हुई। उसके बाद 2018 में लेकर चले गए। 18 में उसके ऊपर जो सरकार बदल गई थी वो में कुछ तरमीम करके फिर मोहर लगा दी गई। फिर 2021 के मास्टर प्लान में लेकर चले गए। अब इसको 2041 के मास्टर प्लान में लेकर चले गए। तो हमारी मांग ये है कि इस पॉलिसी को भाई तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अगर ये पॉलिसी लागू नहीं होती, यहाँ जो है वो अनऑथराइज कॉलोनी कटते जाएंगी और इनमें अनसोशल आदमी जो है बाहर के रोहिंग्या वो इंडिया ये बसाए जाएंगे और दिल्ली का जो है ना जो है अगली जो जनरेशन आओगी वह बर्बाद होती चली जाएगी। तो इनमें जो है भाई अगर ये पॉलिसी ले आओ हैं बताओ, हाई राइज जो है वो सोसाइटी होंगी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होंगी, अच्छे कॉलेजेस होंगे, बढ़िया जो घूमन फिरन के जो है भाई ट्रैफिक ट्रेनिंग पार्क्स हैं, ऑर्नामेंटल पार्क्स हैं, भाई इस प्रकार के पार्क होंगे, हॉस्पिटल होंगे, कॉलेज होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज होंगे, लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर बच्चों को शिक्षा अच्छी मिल जाएगी तो देश तरक्की करेगा और बच्चों को अच्छा वातावरण अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो देश जो है ये कहेगा हम विकसित देश करेंगे, विकसित देश करेंगे। विकसित देश हो कैसे जाएगा जब तक अच्छी शिक्षा और अच्छा माहौल नहीं मिलेगा? तो कैसे देश विकसित होगा? तो विकसित देश करने के लिए तो भाई इन अच्छा माहौल देना पड़ेगा, अच्छे जो है वातावरण देने पड़ेंगे, अच्छे स्कूल देने पड़ेंगे। तो हमारी मांग ये है भाई, हमने से 4 महीने से ऊपर हो गए धरने पर बैठे हुए, हम तो सरकार से मिल भी लिए भाई, वो आश्वासन भी दे हैं अब वो करेंगे लेकिन हमें जो है कोई ये लग नहीं रहा अब ये जल्दी सी कर। फिर हम जो है आमरण अनशन पे बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे, लेकिन हम कोशिश तो यह है कि भी सरकार को जो है पहले सीधे तरीके से मजबूर करें। तो जो इसका जो फ़ायदा है अगर लागू हो जाती है तो ये नीति अगर सरकार लागू कर देती है तो आपके गांव को लोगों के लिए कितनी अच्छा रहेगा, क्या फ़ायदा पहुंचेगा गांव को लोग? देखो जी, खाली गांव के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, इससे आम जनता को फ़ायदा होगा। हवा किसको नहीं चाहिए? जीने के लिए शुद्ध वातावरण किसने नहीं चाहिए? जीने के लिए शुद्ध पानी किसने नहीं चाहिए? पढ़ने के लिए जो है अच्छे स्कूल किसने नहीं चाहिए? भाई जो है अच्छे हॉस्पिटल जीने के लिए किस मरीज़ को नहीं चाहिए? तो ये एक गांव के आदमियों को नहीं, ये तो आम जनता का जो है सबका फ़ायदा होगा। और ये अगर ये नहीं अभी सरकार सुन रही है, नहीं बना रही है और जैसे आपने बताया 2041 के मास्टर प्लान में इसको भेज दिया, इतना आगे बढ़ा दिया, तो क्या नुकसान हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसकी वजह से? देखो परेशानी तो भाई ये सारी हो रही है। आप मेरे ख्याल में दिल्ली से चल कर आए होगे, दिल्ली का विकास देख लिया होगा, जो है सड़कें टूटी पड़ी हैं और इतनी सफोकेटेड दिल्ली होगी, अब सांस लेना मुश्किल हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप रोज़ अखबार में पढ़ते होगे, अब वो कितना दूषित होता जा रहा है। तो इसलिए जो है ये पॉलिसी अगर जब लागू नहीं करती तो इसके सारे के सारे दुष्प्रभाव हैं। हमारे साथ धरने प्रदर्शन में कुछ अन्य लोग भी हैं, इनसे हम लोग जानते हैं इनका क्या कहना है धरना प्रदर्शन के बारे में। क्या कहना चाहते हो आप? देखो, ये जो पॉलिसी जो भी लाई थी ये गवर्नमेंट ही लेके आई थी और 2021 का जो मास्टर प्लान था वो भी एक सपने की तरह रह गया। अब 2041 भी 3 साल लेट हो रखा है। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट, रोज़गार, किसी भी प्रकार के आपने रोड देखे होंगे, कोई भी सुविधा गांव देहात के या 36 बिरादरी के लोग, ताकि यहाँ भी डेवलपमेंट हो, रोज़गार हो। आप इसके फ़ायदे पूछ रहे थे, तो इसमें हर आदमी के लिए ध्यान रखा गया। इसमें 3 लाख के आसपास जो कि अभी बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो भी दिया था, जो गरीबों के लिए घर बनेंगे वो भी इसी पॉलिसी के अंदर है। 20 लाख नए रोज़गार जो आएंगे वो भी इसी पॉलिसी के अंदर है और 20 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट दिल्ली में आएगी वो भी इसी पॉलिसियों के ही अंदर है। तो सरकार ये जो अपनी बहन की आपस की किस वजह से क्या जिद चल रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, हमें नहीं पता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पॉलिसियाँ लागू हों ताकि दिल्ली का और ख़ासकर दिल्ली देहात के विकास के रास्ते खुले और यहाँ भी एक प्लान डेवलपमेंट आए।
अंदीप राज दलाल भी हमारे साथ में हैं, जो विंडका विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं और कैंडिडेट हैं यहाँ पे। उनसे भी हम लोग जान लेते हैं ये धरना प्रदर्शन के बारे में, इनकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं। बस हमारी यही राय है कि जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा हमारे साथ, उस सौतेला व्यवहार ना किया जाए। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए और उत्तम खेल परिसर दिए जाए, हमें जीने का मौका दिया जाए अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारा संविधान हमें मूलभूत अधिकार देता है, जिसमें अच्छा जीवन जीने का अधिकार है, अच्छी शिक्षा का अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य का अधिकार है। हमारे सभी मूलभूत अधिकारों का हनन किया जा रहा है पिछले 30-35 सालों से। हमारे बड़े बुजुर्ग उम्मीद करते करते बूढ़े हो गए कि इन्हें भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलेगी। हमारी आधी उम्र जा चुकी, आज तक हम सिर्फ इंतज़ार ही कर रहे हैं, सिर्फ हमें आश्वासन दिया जाता है। अब हम उन आश्वासनों से थक चुके हैं। हम यहाँ पे तरक्की चाहते हैं ताकि हमारी आने वाली नई जनरेशन को अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, उत्तम खेल परिसर मिल सके, उन्हें जीने का, दिल्ली की विकास में बराबरी का मौका मिल सके। हम विंडका विधानसभा के जौनती गाँव आए हैं और यहाँ पे ये मैं लैंड आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लैंड का भी जो पास्ट रहा है वो ऐसे ही रहा है कि यहाँ पे ये एक्वायर की गई थी कुछ बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए। आइए इसकी और जानकारी के लिए जो यहाँ से प्रत्याशी हैं हम उनसे बात करते हैं। विधानसभा में आज हम एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं अंदीप दलाल जी, उनसे आज हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं। तो अंदीप दलाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार इंडिया रेडियो में। इस ज़मीन का अधिग्रहण 30 वर्ष पूर्व किया गया था। यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनना था। इस हॉस्पिटल के बनने से सिर्फ ही एक जौनती गांव को नहीं, इसके आसपास जितने भी गांव लगते हैं 10-12 गांव, उन सभी को फ़ायदा होता। आज देखिए 30 वर्ष पूर्व बाद भी यहाँ से अगर जो हमें इलाज करवाना है तो हमें रोहिणी सेक्टर तक जाना पड़ता है, रोहिणी तक, जहाँ इमरजेंसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इस गांव देहात के लिए पिछले 30-35 साल से आज तक एक भी हॉस्पिटल का निर्माण नहीं करवाया गया है। बाहरी दिल्ली में कोई भी ऐसा, विंडका विधानसभा में एक भी आपको हॉस्पिटल नहीं मिल पाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको 2 ऐसी मेजर बीमारियां हैं जिसमें आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए। एक हार्ट पेशेंट को, एक मेरी माता बहनों को जब डिलीवरी का टाइम होता है, जब उनको इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करवाना है तो आप देखिए उनके लिए एक सेकंड कीमती है। क्या आपको लगता है कि वो यहाँ से 1.5-2 घंटे का सफ़र तय कर पाते होंगे उस लेबर पेन में, उस इमरजेंसी सिचुएशन में? 30 साल से यहाँ पर सिर्फ उम्मीदें नज़र आ रही हैं कि हॉस्पिटल बनेगा। ज़मीन का तबादला होता रहता है, उस विभाग से उस दूसरे विभाग में, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग में, पर पिछले 30 साल से कोई भी सरकार इस समस्या का समाधान करने की इच्छुक नहीं है। तो क्या ये ज़मीन एक्वायर हुई थी तो उस समय इस पे कोई नींव भी डाली गई थी या इसका शुभारंभ हुआ था या कुछ इसका उद्घाटन किया गया था किसी सरकार के द्वारा? इसके लिए घोषणा हुई थी, ज़मीन का अधिग्रहण किया गया था कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ शुरुआत नहीं हो पाई। बीजेपी सरकार गई, कांग्रेस सरकार आई, नीयत बदली, इच्छाएं बदली, फिर वही हम गांव देहात के लोग आज तक तरस रहे हैं, सौतेली व्यवस्था से त्रस्त है। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी जो ये ज़मीन है, जगह है, ये रोड के किनारे ही जगह है। यहाँ पे एक बस स्टैंड भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इतनी बड़ी ज़मीन है कि यहाँ आसपास गांव में कहीं भी अस्पताल या स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा, इतनी बड़ी ज़मीन थी, अस्पताल बन सकता था, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। आइए कुछ कह रहे हैं, इनसे सुनते हैं। कांग्रेस और आप सरकार के लिए हम बाहरी दिल्ली वासी, दिल्ली के निवासी नहीं हैं। वो हमारे साथ दोहरा चरित्र अपना रही है। हमें जो हम मूल निवासी थे, हमें दिल्ली का नहीं समझा जाता। इस वजह से हमारी कोई समस्या, कोई मांग पूरी नहीं की जाती। हम विंडका विधानसभा के ज्योति इंक्लेव में खड़े हैं। यहाँ की पॉपुलेशन 2500 पॉपुलेशन है, 840 वोटर हैं। लेकिन जब से ये कॉलोनी बनी है लगभग 30 साल हो गए, ना ही आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ना ही यहाँ पे सड़क है, पक्की सड़क है, ना ही यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे शौचालय सीवर लाइन की व्यवस्था है। तो आइए
इसी कॉलोनी के लोगों से, यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम लोग जानते हैं, शुरू करते हैं। कॉलोनी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे, क्या सरकार ने कुछ मूलभूत जो आवश्यकता होती है, पानी, रोड, बिजली, सीवर, ये कुछ मुहैया कराया है? कुछ भी आज तक तो कुछ भी नहीं हुआ सर। 1999 की कॉलोनी है हमारे। हम हर टाइम वोट देते आ रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं सब ने वादा करके जाते हैं कि हमें 2 वोट हमें बनाओ, जिताओ, हम आके करेंगे आपका, मगर आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। बनने के बाद कोई देखने तक भी नहीं आता है कि हुआ, मिले, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि आपका तो अंतराज कॉलोनी है, लिस्ट में नाम ही नहीं है। सिर्फ वोट लेने के लिए है, वोट लेने के लिए लिस्ट में है, काम करने के लिए लिस्ट में नहीं है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, आप क्या कहना चाहते हो? मैं सबसे पहले मुंडका विधानसभा के जो हमारे सामान्य विधायक जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर, आप बार बार हम लोगों को वादा करके जो जाते हैं, तो हमारे कॉलोनी के ऊपर आपका कोई फोकस नहीं है। इसके बारे में हम लोग तो दुखी हैं। तो बताइए सर, हम क्या करें, हम कहाँ पे जाएं? हमारे कॉलोनी में हमें बिजली की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो मैं इंसान हूँ और हमारी तरह और भी सारे इंसान यहाँ पे रहते हैं। तो एक इंसान की जो ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी तो हम खा ही रहे कमा करके, कपड़ा पानी रहे खरीद करके, लेकिन पानी जो है हमें टैंकर से मंगवाना पड़ता है। और टैंकर में किस तरह के पानी आते हैं आप लोग को भी पता है, जहाँ जहाँ पानी की सप्लाई जाता है और यहाँ पे भी आता है। तो एक दिन पानी आता है, हम उसको 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन तक प्रयोग में लाते हैं। उससे हमारी कॉलोनी में काफ़ी बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं और यहाँ के मतलब अस्वस्थ ही रहता है। तो उस अस्वस्थ शरीर को लेकर के हमें अगर दवाई की भी आवश्यकता पड़ता है, तो यहाँ पे हमारे ज्योति इनकलेव कॉलोनी से सटे हुए जोंती गाँव है। जोंती गाँव में एक क्लिनिक, मतलब ये डिस्पेंसरी है, वहाँ पे जाते हैं तो कुछ दवाई उपलब्ध होता है, कुछ दवाई नहीं मिलता है। तो हमें जाना कहाँ पड़ता है? तो ये वाल्मीकि हॉस्पिटल है, या फिर अम्बेडकर हॉस्पिटल है, या हमें फिर या संजय गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमें जाना पड़ता है। रोहिणी जाना पड़ता है। लगभग मुझे जाने के लिए भी 1 से 1.5 घंटा की टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो भी हमें व्हीकल अगर पर्सनल हो तो, और उसे अगर बस की इंतज़ार करें तो बस घंटों मतलब इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर हमें गांव से बाहर जाना पड़ता है, वहाँ पे खड़े होकर के हम बस को वेट करते हैं और बस बैठ के जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमारी एकता, अगर हमें सब कुछ दे सकता है तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे कॉलोनी में रोड की समस्या जो है, पानी की जो समस्या है, वो सारे एक साथ मत करो, लेकिन एक एक समस्या तो हमारी पूरा कर ही सकते हो। इसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। पानी की और नाली की तो वो कर दो, पानी के नाली की, जैसे नाली बनवा दो, रोड बनवा दो, या पानी की लाइन वो करवा दो। जो खारा पानी पी रहे हैं यहाँ पर लोग, बीमार हो रहे हैं। बीमार होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? वहाँ रोहिणी में पहुँचेंगे, या कोई मेडिकल का कोई वो नहीं है यहाँ पे। जाते हैं कोई किसी के पास भी जाएंगे, भाई हमारा ये काम करवा दो, हमारे को तुमने वोट नहीं दिया, और वोट कहाँ जाता हमारा? आपको किस तरह की समस्या लगती है? बेसिक सेम सर जो बताया सभी ने, वही सेम बेसिक है सर। बेसिक हम लोग को मूलभूत सुविधा, मतलब कि पानी का चाहिए और आने जाने के लिए नली गली चाहिए। बाकी और बेसिक सुविधा, मतलब ये 2 चीज़ हम लोगों के लिए मिल गया, बहुत है। लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप, मतलब वन ही बेज में काम हो तो बेटर है। मैं सारे चीज़ पर फोकस नहीं डालना चाहूँगा, बट एक चीज़ पर मतलब फोकस होना चाहिए। या तो हमें पानी, शुद्ध पानी, बढ़िया पानी मिल जाए, वो हम लोगों के लिए बेहतर है। हम कॉलोनी वासियों के लिए सबसे बड़ा उपयुक्त चीज़ है कि हमें पानी मिल जाए सर। क्योंकि एक बार पानी आता है, हम 8 दिन तक वही पानी को पीते हैं, और उस पानी के कारण सारे यहाँ के सारी जनता है, सारे अस्वस्थ हो जाते हैं। अस्वस्थता के कारण बहुत दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है। इसके लेकर के सारे बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम लोगों को अंदर से थोड़ा सा ये हो रहा है, क्योंकि हम लोग हर बार वोट देते हैं, इसी बेस पर देते हैं कि अब इस बार तो आपको हम पानी मुहैया करा देंगे, इस बार तो हम आपको रोड मुहैया करा देंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहा है। अभी 5 साल फर्दर 5 साल और बढ़ता जाएगा, फिर फर्दर 5 साल और बढ़ता जाएगा। तो सर ऐसे करके हम लोगों को जो हमारी जो बेसिक चीज़ है सर, हम लोग को पानी उपलब्ध कराया जाए, यही मेरा भी विनती सरकार से। और मतलब कि आप मीडिया भाइयों को, मीडिया वाले लोगों से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारी इस चीज़ को थोड़ा सरकार के कानों तक घंटी बजा करके पहुंचाए, कि ताकि हमारी आवाज़ को सरकार सुन सके सर। जैसे आप देख सकते हैं कि ये ज्योति इनक्लेव के जो लोग हैं
यहाँ पे 2500 से ज़्यादा लोग रहते हैं। और ये 30 साल पुराना जो इंक्लेव है, ये ज़मीन जो बसी हुई है, कॉलोनी बसी है, आज तक यहाँ पे मूलभूत आवश्यकता जो जनता की होती है, पानी है, बिजली है, रोड है, सीवर है, ये कुछ आज तक मुहैया नहीं हुआ। बस जो जितने भी लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो वोट के लिए यहाँ पे आते हैं, वोट के बाद वो अपनी राजनीति साथ के यहाँ से वोट लेके चले जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हो सर, जो भी आपके आगे हैं, कोई सुनवाई तो है नहीं यहाँ पे। तरक्की आप देख ही रहे हो, बस वादे कर जाए, उसके बाद फिर कोई लखता नहीं। जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं। पानी की किल्लत, रास्ते बड़े निकल जाते हैं तो बच्चों की इतनी हालत है, 2 बूंद पड़ जाए तो बच्चे स्कूल जाने से भी इतने परेशान हो जाते हैं कि पैंट ऊपर चढ़ा के जाते हैं। परेशानी यहाँ कोई हो नहीं करते हुए आ रहे हैं यहाँ के बच्चे। एक आदमी से नहीं, किसी से भी पूछो, आपके आप देख ही रहे हो हालत सड़कों की जो भी है। भाई ये कोशिश करते हैं, देखते हैं, हाँ भाई अब की बार ये उम्मीद है, आदमी बोल रहा है कि भाई ये काम कराएंगे, उम्मीद पर वोट दे देते हैं, वो वोट फिर कामयाब नहीं, हमारी कामयाब हो ही नहीं रही। कोई काम जाते हैं, यहाँ आते ईगल है, सब कुछ ईगल बताते हैं, कह ये कोई कानून में नहीं, कोई पेपर नहीं बताता, कह लेना कोई चढ़ी हुई नहीं है, वोट के लिए सब कुछ है। हम खड़े हैं निज़ामपुर गांव में, मुंडका विधानसभा का क्षेत्र है ये। निज़ामपुर गांव का इतिहास है, इसने अपने निज़ामपुर गांव का इतिहास है, इसने कबड्डी के कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। और आप देख सकते हैं इस गांव की दुर्गति, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूं इस खड्डे को, और ये आज तक ऐसे कि ऐसा है, बल्कि ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। नमस्कार मेरे दिल्ली वासियों से मेरी एक अपील है, जब हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान नहीं कर सकते तो हमें कोई ज़रूरत नहीं कि उनको ऐसे छोड़ने का। आप देखिए, तिरंगा हमारे देश की शान है। विदेशों में हमें तिरंगे से ही पहचाना जाता है। जब कोई खिलाड़ी खेलों में मेडल लेके आता है, सबसे पहला तिरंगा फहराता है। जब कोई वीर सैनिक देश के लिए शहादत देता है, उसको तिरंगे में लपेट कर लाते हैं। और आप देखिए, गणतंत्र दिवस था 2 दिन पहले, उस गणतंत्र दिवस की 2 दिन बाद ही आप इस जगह का हाल देख सकते हैं। इस जगह को पे कभी कोई सफाई नहीं मिलेगी आपको। और अब तो ये कूड़ा करकट थोड़ा कम है, अदरवाइज यहाँ पे 3-3, 4-4 फुट ऊंचे ढेर थे कूड़े के। तो मैं एक अपील और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया करके अपने जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उनके चारों तरफ सफाई रखिए, या फिर इनको वहाँ पर मत लगवाइए जहाँ आप सफाई नहीं कर सकते।